हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज बात करेंगे इतिहास विषय से संबंधित मध्यकालीन भारत से संबंधित 22 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद 23 से आज स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, तो राइट आंसर हो जाएगा सुबुक्तगिन। यानी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप उसका। अलप्तगिन का पुत्र जो है सुबुक्तगिन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, यामनी वंश का संस्थापक अलप्तगिन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। सुबुक्तगिन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और महमूद गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान हेनरी इलियट ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था। तो झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला राजा जो है आनंदपाल था। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। 1008 से 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल में आनंदपाल शासक था। आनंदपाल ने एक संघ बनाया जिसमें दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर से सैनिक सहायता मिली। वह हिंद के पास झेलम नदी के तट पर आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें आनंदपाल पराजित हो गया और भाग गया था। आप देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था। तो तुर्की के आगमन के साथ भारत में जो है फारसी भाषा का भी आगमन हुआ था। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में फारसी भाषा का विकास जो है तुर्क मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। हसन निजामी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली आया था। फारसी भाषा में ताज उल मासिर की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ठीक है, ताज उल मासिर। और अगला है, खुसरो फारसी का सर्वप्रथम कवि था। जो अमीर खुसरो थे, फारसी में जो उपन्यास कुछ भी लिखते थे फारसी भाषा में इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। जिसने अपने फारसी रचनाओं को भारतीय पर्यावरण में ढालने का सफल प्रयास किया। खुसरो ने हिंदी तथा फारसी दोनों भाषाओं में रचना की थी। तारीख ए हिंद के पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो तारीख ए हिंद लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था जिसने हमारे पुराणों का भी अध्ययन किया था। उसका जन्म जो 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी प्राचीन खारिज में देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, उसने उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जो है जीवन के अन्य क्षेत्रों तक फैली थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों से उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक संस्कृति स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा ब्राह्मण की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण के तथ्यों को भी उद्धृत किया था। और अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम सचाऊ ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में किया था। इसका अनुवाद जो है हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस विद्वान का नाम क्या था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो राइट हो जाएगा सी, यानी अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किताब ए हिंद के लेखक कौन है। तो किताब ए हिंद पुस्तक जो लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तहकीक ए हिंद के लेखक जो है अल-बरूनी, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था किताब उल हिंद ही था जिसकी रचना जो है अल-बरूनी ने की थी महमूद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गौरी द्वारा पराजित किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था। तो महमूद गौरी के द्वारा जो पराजित किया गया प्रथम शासक था पृथ्वीराज चौहान। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महमूद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक जो है पृथ्वीराज चौहान था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय की सेनाओं के मध्य लड़ाई हुई थी और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद ही प्रशस्त हुआ था।
और वहीं 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और उसी के एक साल के बाद यानी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भी पराजित किया था। और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था सबसे पहले भीम द्वितीय के द्वारा, जो गुजरात के शासक थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गजनी को पराजित करने वाले राजपूत शासकों में संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो संघ का नेतृत्व जो है, इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं गया। महमूद गजनी को पराजित करने वाले राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र जो है हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल ने किया था। तो चारों ऑप्शन में आंसर नहीं है, इसीलिए राइट होगा आनंदपाल। 1009 ईस्वी में दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर, कन्नौज और कालिंजर की सेनाओं ने आनंदपाल के नेतृत्व में वहेंद्र के पास महमूद गजनवी की सेना से मुकाबला किया था, जिसमें संयुक्त राज्य सेना पराजित हो गई थी। आप देख सकते हैं 712 ईस्वी में अरबों द्वारा प्रारंभ किया गया भारत का आक्रमण का कार्य तुर्कों ने पूरा किया था। तुर्की आक्रमण ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म भी दिया था और तुर्की शासन व्यवस्था की जनजातीय संगठन पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा मुल्तान। मध्य एशिया के शासक सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में उत्तर भारत जीता था और सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर ही हुआ था। आप इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से रीड कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुर्क शासक सबाहुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह जो है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, ये दोनों क्षेत्र था, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन का रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो मोहम्मद गजनी जो है, गजनी जाते हुए मोहम्मद गौरी जो है खोखरों के द्वारा या फिर जाटों के द्वारा मारा गया था। इसमें जाटों का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो खोखरों के द्वारा आप राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुहिद्दीन गौरी की हत्या की थी? तो मुहिद्दीन गौरी की हत्या जो है खोखरों के द्वारा की गई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर ही लक्ष्मी का सिक्कों पर अंकित किया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरे तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्कों के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित किया था? तो मोहम्मद बिन साम, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो वो भी महमूद गजनवी के द्वारा ही किए गए थे, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? तो गुलाम वंश की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी, जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। आप देख सकते हैं 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उसके वंश पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामूलक सुल्तान कहना उपयुक्त होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में दास यानी स्लेव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था गुलाम वंश, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? उसकी दास्ता जो मुक्ति जो हुई थी 1208 से 1209 ईस्वी के समथिंग, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो लाहौर से उन्होंने संचालन शुरू किया था और उसके बाद के शासक जो इल्तुतमिश आते हैं उन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली बनाई थी। उससे पहले जो है लाहौर से ही कार्यभार संभाला गया था।
आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो उसकी राजधानी यानी कैपिटल जो है लाहौर में थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाख बख्श की बात करेंगे तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना था क्योंकि उसे लाख रुपए में खरीदा गया था, इसीलिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी? अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है इसे। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा बनाया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण 2.5 दिन के होने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जिस स्थान पर इमारत स्थित है वह पहले एक संस्कृत का विद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। इस इमारत का पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरिकेली के कुछ अंश उद्धृत हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर विग्रहराज चतुर्थ। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार भी है। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक ने 1199 में प्रारंभ किया था और 1230 से 1231 में इल्तुतमिश के द्वारा ये पूरा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, तो मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में ही दफनाया गया था, जहां उसकी राजधानी थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसे लाहौर में ही दफना दिया गया था। ऐबक ने हसन निजामी तथा फख्र ए मुदब्बिर को आश्रय प्रदान किया था। तुर्की भाषा में कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था और कुतुबुद्दीन ने लाहौर को केंद्र बनाकर सत्ता का संचालन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही सबसे महान माना जाता है और दिल्ली सल्तनत में वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इसने लाहौर से अपनी जो राजधानी थी कैपिटल दिल्ली स्थानांतरित की थी और दिल्ली से ही शासन सुचारू रूप से चलाया था। आप देख सकते हैं दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद को स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी और खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की गई थी। बाकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभु संपन्न शासक था, तो वो इल्तुतमिशी हो जाएंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था, यानी इसका आंसर भी बी राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र प्रदान किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इल्तुतमिश का वंश जो है इलवरी तुर्क था। इसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वह बदायूं का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया गया था। खलीफा से इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी गई थी। तो बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश ही हो जाएंगे। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 प्रमुख अंगों में मुद्रा, एकता प्रणाली एवं सेना को सुव्यवस्थित भी किया था। अगला क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा से प्राप्त की थी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था, यानी इसका आंसर दोनों राइट हो जाएंगे, पहला और दूसरा। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश जो है ऐबक का दास था। वह प्रथम इलवरी तुर्क शासक तथा दिल्ली का पहला सुल्तान भी था, जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा यानी अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी और 1226 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था और 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक एकता यानी सूबा बन गया था।
इसलिए कथन पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला जो है इल्तुतमिश ही था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वैधानिक यानी कानूनी सुल्तान भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो राम प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा ये कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास जो है वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है, इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने ही आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? वो इल्तुतमिश ही था जो अपना अधिकतर समय रात्रि में प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। वह रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना व चिंतन में व्यतीत करता था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था? तो हजार मर्दह जो है कबीर खां कहलाता था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा रजिया के उत्तराधिकारी बनाए जाने पर इक़्तिदारों में रोष उत्पन्न हो गया, इसी कारण उसे गद्दी से हटाने का प्रयास किया गया और सुल्तान के इक़्तिदार कबीर खां को हजार मर्दह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। आराम शाह ने 1210 से 11 ईस्वी में कुल 8 महीने तक शासन किया था उसके बाद, और मिनहाज उस सिराज स्पष्ट लिखता है कि ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इक्ता प्रथा को, यानी इक्ता मतलब सूबा प्रांत, सूबा या प्रांत को कहेंगे इक्ता, तो इसको जो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को ही जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सबसे पहले प्रचलित सामंती प्रथा को समाप्त करके इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया था। आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। इक्ता प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों की राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी टैक्स, सैनिक व असैनिक पदाधिकारियों से वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। इक़्तिदार को अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की देखरेख, लगान वसूली और मुकदमों की सुनवाई, सैनिक सेवा के कार्य करने होते थे। समय समय पर इक़्तिदारों का स्थानांतरण भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी इल्तुतमिश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर केवल सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था, उसे अक्ता भूमि कहा जाता था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्ता भूमि वह खंड होता था जिसे प्राप्त होने वाला राजस्व सैनिकों के वेतन के बदले उन्हें प्राप्त होता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी, तो लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में जो न्याय चाहता था वो व्यक्ति जो है लाल पोशाक पहन के न्याय की गुहार करता था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मंगोलों का आक्रमण की शुरुआत जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुई थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय में हुआ था। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, जब वह खारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया था, और मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया था और मंगोल आक्रमण से तुर्की साम्राज्य को बचा लिया था। वहीं चंगेज खान ने भी भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा और वापस चला गया, लेकिन इल्तुतमिश जो है 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु तक कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया था। और इल्तुतमिश के समय अवध में पिर्थु का विद्रोह भी हुआ था, और इल्तुतमिश ने मिनाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन के संरक्षण भी प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन
1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1221 में चंगेज खान जो है प्रथम बार सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खान का समकालीन था? तो वो इल्तुतमिश ही था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था? यानी जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाह तुर्कान थी, शाह तुर्कान कौन थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाह तुर्कान जो है रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने के बाद रुकनुद्दीन ने शासन कार्य अपनी महत्वाकांक्षा माता शाह तुर्कान के हाथों में सौंप दिया था। और वहीं शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद अपना निरंकुश शासन प्रारंभ किया। उसके अत्याचारों और अव्यवस्था के बीच रजिया की अपील पर जनसमूह ने इस महल पर आक्रमण कर दिया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया और उसके बाद जो है रजिया सुल्ताना के नाम से शासन करती है और पहली मुस्लिम शासिका, पहली जो है मुस्लिम महिला शासिका भी बन जाती है। बात करेंगे रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व जो है निजामुल मुल्क जुनैदी के द्वारा किया जा रहा था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया थी, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया की ताजपोशी का विरोध किया था और विरोधी करने में अमीरों के गुट का नेतृत्व किया, जिसमें मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन की कुची, कबीर खां अयाज और मलिक मुइजुद्दीन सलारी प्रमुख रूप से शामिल थे, जो अमीरों के गुट के नाम से विख्यात थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पश्चात 1236 ईस्वी में रजिया शासिका बनी। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम तुर्क महिला शासिका थी। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया का समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी को समर्पित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन इस चारों में से नहीं दिया गया है। मिनहाज उस सिराज ने फारसी भाषा में तबकात ए नासरी की रचना की थी। 13वीं शताब्दी में लिखी गई इन रचनाओं में तबकात ए नासरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिनहाज नासिरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। उसने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया, तो इसलिए विकल्प जो है इसमें से कोई भी नहीं है। मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म जो है 1193 ईस्वी में मध्य एशिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर का काजी यानी इमाम नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है, जो हिंदू धर्म में पंडित का काम होता है वही काजी मुस्लिम धर्म में काजी का काम होता है, तो काजी नियुक्त किया गया था। रजिया ने उसे दिल्ली तथा स्थित नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया था। किसने? रजिया ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तबकात ए नासरी किसने लिखी थी? तो तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला मुस्लिम शासक जो है रजिया इल्तुतमिश की पुत्री, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 के बीच शासन किया था और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका राइट आंसर रजिया सुल्ताना, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने इख्तियारुद्दीन एदगीन को नियुक्त किया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया ने इख्तियारुद्दीन एदगीन को अमीर हाजिब नियुक्त किया था मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर आखुर यानी अस्सोसाला का प्रधान नियुक्त किया था और याकूब अबिसिनिया का निवासी था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुए थे? तो ये रजिया सुल्ताना के शासनकाल में ही हुए थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन अच्छे इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? तो ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा ही की थी जिसने तबकात ए नासरी लिखी थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाला शाही विज्ञप्ति की रचना मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के लिए किया था। मिनहाज का जन्म 1193 ईस्वी में हुआ था और 1228 ईस्वी में वह सुल्तान इल्तुतमिश की सेवा में चला गया। निरंतर सुल्तान की सेवा की। उसने रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना ही बताया था। किसने? मिनहाज उस सिराज ने। और तबकात ए नासरी मिनहाज की महत्वपूर्ण कृति है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही थी?
तो जो नहीं रही उनका आंसर हो जाएगा डी, रोशन आरा, यानी डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सल्तनत काल में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 वर्षों तक इसने शासन किया था। वहीं रानी रुद्रम्मा की बात करें 1260 से 1291 ईस्वी में वारंगल की काकतीय वंश की रानी थी। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रानी रुद्रमा जो है देवी ने ही शासन किया था। और ताराबाई शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। और रोशन आरा बेगम मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल नूरजहां की पुत्री थी। रोशन आरा कभी भी शासिका नहीं रही और न ही उसने शासन संचालन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुर्कान ए चहलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो तुर्कान ए चहलगामी का संबंध जो है बी, इल्तुतमिश से था, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया था। जो उसके द्वारा 40 अमीरों का एक दल बनाया गया था उसे ही तुर्कान ए चहलगामी कहा गया था। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? तो दमन करने वाले इसमें बलबन हो गए थे, जो इसको समाप्त किया था बलबन के द्वारा, यानी बी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में बागडोर सवाली उसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? वो हलाकू था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1258 ईस्वी में मंगोल के नेता हलाकू ने खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी थी। सुल्तान नासुद्दीन महमूद और मंगोल नेता हलाकू ने एक दूसरे के दरबार में अपने राजदूत भी भेजे थे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? बी, यानी इल्तुतमिश के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टंका और जीतल सिक्के किसने प्रारंभ किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाए गए थे, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश अपनी इलवरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार, यानी उस प्रांत का सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त किया गया था उसको। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इलवरी संप्रदाय में बलबन का जन्म हुआ था, जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन भी इल्तुतमिश की भांति इलवरी तुर्क था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उसने उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उनकी ये उपाधि है, उलूग खां की उपाधि दी जाती है उनको। उनका वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को बलबन ने ही आरंभ किया था। ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर डी, बलबन के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं इसको। और साथ ही उसने सिजदा एवं पैबौस की प्रथा को भी आरंभ किया था बलबन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिल अल्लाह को जो राधाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो ये बलबन से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के समान प्रदत्त होता है। उसने कहा कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया गया है, ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण तथा सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ये बलबन के द्वारा कहा गया था। बलबन प्रसिद्ध था अपने रक्त और लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ बात करेंगे, वह मामूलक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर बना था वो बलबन ही था, यानी ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब खुदाई कहता था? नायब खुदाई यानी ईश्वर का अवतार, ये बलबन के द्वारा ही कहा गया था। 20 का राइट आंसर हो गया। आज का अंतिम क्वेश्चन, किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन को अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो किसलू खां के द्वारा त्यागी गई थी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में खिलजी वंश से संबंधित टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।